कि अगर सरकार दूध की धुली है तो उनको सीबीआई जांच से क्या एतराज है। जो बड़े मगरमच्छ बचे बैठे हैं उन तक शिकंजा पहुंच सके। ये छोटे मोटे लोग क्या पेपर लीक कर सकते हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि सीधे सवाल सीएमओ से जुड़े हुए तार, तो सरकार कैसे उस पर हावी भरे। पिछले 4 सालों की हम बात करें, 15 से 20 पेपर लीक हो चुके हैं इस सरकार में। वो 500 करोड़ कहाँ गए जब आपने पेपर रद्द कर दिए, लीक कर दिए? या तो उनके खातों में वापस दे। आप होते हैं, आप गोपालपुरा के देखिए, 90% कोचिंगें अवैध रूप से तो बनी हुई है और उनके कोई भी नियमानुसार क्राइटेरिया पूरे नहीं है। इन जो बच्चियों का या महिलाओं का जो एसआई वाली भर्ती का था, उसमें भी साफ पता चल रहा है कि भैया इसमें भी पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है या भर्ती में डमी कैंडिडेट के थ्रू हुआ है, क्योंकि उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है। तो उस पर भी हम कार्रवाई करने के प्रयास करेंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सिविल लाइन के ठीक बाहर। अभी ये वो जगह है जहाँ कुछ समय पहले हजारों कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में यहाँ पे आए थे, और चूँकि सीएम हाउस का घेराव करने का इनका प्लान था और रणनीति थी, इसी को लेकर शहीद स्मारक पर हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी रालोपा ने जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने अपना एक शक्ति प्रदर्शन आंशिक रूप से किया था। और अभी आप ये जगह खाली हो चुकी है। स्क्रीन पर आप देखें सिर्फ पुलिस यहाँ पर रह गई है और हजारों कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से वापस चले गए हैं। और अभी ये जगह बिल्कुल इस तरह से हो गई सुनी कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था और हजारों कार्यकर्ता यहाँ से वापस जा चुके हैं। हम यहाँ ठहरे हुए हैं, अभी बात करेंगे स्पर्धा चौधरी से। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा सिंह हैं। स्पर्धा से हम जानेंगे, स्पर्धा हजारों समर्थकों के साथ आपने सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कूच किया और अभी अब क्या रहा, किस तरह की बातें बनी, क्योंकि सीएम हाउस का घेराव नहीं कर पाए, और अब क्या रहा, आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, सुबह से हजारों की तादाद में युवा शहीद स्मारक पे बैठा था अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, इस सरकार से जवाब मांगने के लिए। और जैसा कि कार्यक्रम अनुसार हनुमान जी बेनीवाल, जो हमारे नागौर के सांसद भी है और हमारी पार्टी के सुप्रीमो भी है, वो भी कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने भी एक ही डिमांड करी कि अगर सरकार दूध की धुली है तो उनको सीबीआई जांच से क्या एतराज है। हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जाँच हो, ताकि जो बड़े मगरमच्छ बचे बैठे हैं उन तक शिकंजा पहुँच सके। लेकिन ढाका पर बुलडोजर चला दिया, उससे ये छोटे मोटे लोग क्या पेपर लीक कर सकते हैं? मैं आपसे ही पूछती हूँ। जब एक तंत्र होता है, सीएम है, सीएम साहब अगर आदेश नहीं करेंगे तो मंत्री जी काम कर लेंगे क्या? तो इन छोटे मोटे लोगों को पेपर दिया किसने? कौन वो प्रशासनिक अधिकारी है, कौन वो सरकार संगठन के लोग हैं जिनके द्वारा इस युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए? आपको क्या लगता है कि सरकार इसके लिए हामी क्यों नहीं भर रही सीबीआई जांच के लिए? क्योंकि उनके बंगलों में बैठे लोगों तक शिकंजा जाएगा, इसलिए नहीं भर रही है। क्योंकि सीधे सवाल सीएमओ से जुड़े हुए तार, तो सरकार कैसे उस पर हावी भरेगी। लेकिन जब हनुमान जी ने बेड़ा उठाया है, पिछले कई मुद्दों की तरह इस बार भी सीबीआई जांच मांग हम लेके रहेंगे। देखो, स्पर्धा रीट का पेपर लीक हुआ, इसके बाद आरपीएससी का लीक हो गया, और अभी एक धारणा बन चुकी है, जैसा कि हम भी देखते हैं कि कोई भी पेपर होने वाला है उससे पहले ये बच्चों में ये चीज़ आ जाती है कि क्या करोगे, पेपर तो लीक हो जाएगा। ऐसी एक धारणा बन चुकी है, ये धारणा कब खत्म होगी? देखिए, धारणा क्यों नहीं बने। पिछले 4 सालों की हम बात करें, 15 से 20 पेपर लीक हो चुके हैं इस सरकार में, और कम से कम जहाँ तक मुझे सूत्रों के अनुसार और अखबारों के अनुसार ध्यान है, कुछ 500 करोड़ का रकम जो पेपर जो एग्जाम देने के लिए हम सबमिट कराते हैं, फॉर्म भराते हैं, उसका रेवेन्यू सरकार में गया है। आप ये सोचिए कि गरीब तबके का बच्चा जो कई सपने लेके और बड़े शहरों में पढ़ने आता है, उसका माँ बाप क्या पाई जोड़ के और किस तरह से उसको भेजते होंगे। वो 500 करोड़ कहाँ गए जब आपने पेपर रद्द कर दिए, लीक कर दिए? या तो उनके खातों में वापस दें आप। दूसरी तरफ क्यों रद्द हो रहे, क्यों लीक हो रहे? और रद्द और लीक नहीं भी होते तो अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं होते? पिछले सरकारों के कई अपॉइंटमेंट्स है, एएनएम जीएनएम की अपन बात करें, अभी तक अटके पड़े। आखिर क्यों? आखिर क्या दिक्कत है भाई? आप गांधीवादी नेता है मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में सुशासन करना आपका काम है। एक हम छोटी सी तो मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की। जिस तरह एसओजी और पुलिस जांच करती है, ऐसे सीबीआई भी जांच कर लेगी। अच्छा, एक सवाल और मेरा, आप आरपीएससी नकल मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अभी 29 दिसंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का, जिसमें एक मॉक इंटरव्यू कार्यशाला आयोजित हुई थी। उसमें कुछ बच्चियों के इंटरव्यू लिए गए थे जिनको राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता था। ठीक है, 320 से ज़्यादा उनके नंबर आए थे, वीडियो वायरल हुआ।
हालांकि वो वीडियो सोशल मीडिया से उत्कर्ष वाले ने कॉपीराइट स्ट्राइक देके हटवा दी। तो सवाल ये है कि उत्कर्ष क्लासेस जैसे लोगों पर, ऐसे कोचिंग माफिया पर आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? क्योंकि 320 नंबर आना और उनको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होना, लिविंग रिलेशन की डेफिनेशन नहीं पता होना, रूस यूक्रेन का नहीं पता, महंगाई, रोजगार, और वो काफ़ी वायरल हुआ था और खुन्नस में आके कॉपीराइट स्ट्राइक से उत्कर्ष क्लासेस वाले ने उसको वापस करवा दिया। तो ऐसे उत्कर्ष जैसे कई कोचिंग संस्थान हैं, उनके ऊपर आपकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या कार्रवाई करेगी और क्या कार्रवाई करवाएगी? देखिए, बात रही कार्रवाई की, तो कार्रवाई करना तो सरकार का काम है, लेकिन हम भी हमारे विशेषज्ञों से डिस्कस करके जो भी पॉइंट भी नोटेड होते हैं कि कोचिंग हम संचालित करते हैं तो उसमें क्या नियम कायदे होते हैं। आप गोपालपुरा जाके देखिए, 90% कोचिंगें अवैध रूप से तो बनी हुई है और उनके कोई भी नियमानुसार क्राइटेरिया पूरे नहीं है। तो हम नेताजी से डिस्कस करके इस बारे पे भी सरकार को चेताने का काम लेकिन उनकी जो एजुकेशन व्यवस्था है कि यानी 320 नंबर आना रिटर्न के अंदर, ऐसा ही इंटरव्यू कार्यशाला थी और उसके बाद उनको भारत के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता। अवैध की बात दूसरी है। देखिए, भारत बहुत पुरानी संस्कृति का देश है। पुराने ज़माने में हमारे यहाँ इतनी शिक्षा नहीं होती थी किताबी, लेकिन उन बुजुर्गों में एक प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होती थी। जो आपने सवाल कहा वो उसी से जुड़ा हुआ है। इन जो बच्चियों का या महिलाओं का जो एसआई वाली भर्ती का था, उसमें भी साफ पता चल रहा है कि भैया इसमें भी पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है या भर्ती में डम्मी कैंडिडेट्स के थ्रू हुआ है, क्योंकि उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है। अंकों के हिसाब से देखो तो आज मेरी स्कूल है तो मैं 100 में से 90 देने में मुझे क्या जोर रहेगा। तो उस पर भी हम कार्रवाई करने के प्रयास करेंगे। पेपर लीक को लेकर राजस्थान में फाइनली लगाम कब और किस तरह से लगेगी? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर मुद्दे पे, हर ज्वलंत मुद्दे पे राजस्थान के, वो किसी भी तबके का हो, किसी भी समाज का हो, 36 कौमों को साथ में लेके हम लोग उठाते रहे हैं और अब पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि सरकार को भी 1 साल बचा है, लेकिन पूरे 1 साल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप सड़कों पे देखोगे, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ 4 साल में जो कुठाराघात हुआ है, हमने पहले भी बहुत आवाज़ें उठाई है, लेकिन अब इस आवाज़ को पुरजोर तरीके से हमें पूरे जिला हेडक्वार्टर पे भी अगर उठाना पड़े और विधानसभा का घेराव से लेके सीएम हाउस का घेराव भी दोबारा करना पड़े, तो लाखों की तादाद में हनुमान जी के नेतृत्व में युवा यहाँ पहुंचेंगे। 17 जनवरी को आपको जनता ने देखा, अब आगे की रणनीति क्या है? लास्ट सवाल। आगे अभी 19 तारीख को हमारा एक और बड़ा प्रदर्शन है जो बजरी माफिया के खिलाफ है, जो बाड़मेर में होने वाला है। 20 तारीख को विद्युत जो डिस्कॉम है अजमेर पे, उसमें हमारा बड़ा प्रदर्शन है, क्योंकि सरकार कहती है कि हम बिजली उत्पादन में 1 नंबर पे है। तो भैया अपने घर में तो बिजली दो, राजस्थान के किसानों को तो बिजली दो, बाहर बिजली बेचना बंद करो, उसका भी हमारा मुद्दा है। उन दोनों मुद्दों पे, क्योंकि हर तबका पीड़ित है, चाहे वो किसान हो, महिला हो, जवान हो। हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी के नेतृत्व में सब तबकों की आवाज़ उठाने का कार्य कर रहे हैं और रही पेपर लीक वाली जो आज का मुद्दा था, इसको उसके बाद कंटिन्यू किया जाएगा, तब तक सरकार का एक्शन देखा जाएगा। चलो ठीक है। हालांकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजधानी जयपुर में युवाओं के भविष्य के लिए एक हल्ला बोला और उन्होंने अभी मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने के लिए हजारों समर्थकों के साथ कूच किया। युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए, किसानों के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। चाहे मोदी सरकार के खिलाफ हो, गहलोत सरकार के खिलाफ हो, वसुंधरा सरकार के खिलाफ हो, किसान आंदोलन में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना पूरा भूमिका निभाई थी और युवाओं की एक पूरी तरह से माने कि युवाओं की पहचान के रूप में हनुमान बेनीवाल का नाम पूरी राजनीति के अंदर सबसे पहले आता है। और यही रीज़न है कि आज भी हनुमान बेनीवाल का जोश और उसके कार्यकर्ताओं का जोश कहीं कम हुआ नहीं है। हालांकि एक बात हनुमान बेनीवाल ने अपने मंच से उद्बोधन के दौरान कही थी कि आज मैं आगे जाऊंगा, आपको हमारे पीछे रहना है। हाँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा कि आपको आगे कब जाना है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सहयोगी मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।